हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम टेम्परेचर के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारे वायुमंडल में तापमान का प्रधान स्रोत क्या है और किस प्रकार से वायुमंडल को ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो किन किन प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की तो टेम्परेचर का या तापमान की, तो तापमान का यहाँ पर अभिप्राय वायुमंडलीय तापमान से है। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो तापमान है वो उसका जो मेन सोर्स है उसकी हम बात करें तो उसका मेन सोर्स क्या है, तो आप कहेंगे सूर्य है। देखिए, सूर्य एक सोर्स है तापमान का वायुमंडल में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट फॉर्म से वायुमंडल में ताप का प्रधान स्रोत सूर्य ही है। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष रूप से की देखें, डायरेक्ट फॉर्म से देखें, तो वायुमंडल को प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से बहुत कम मात्रा में ऊष्मा मिल पाती है, जबकि सबसे अधिकांश जो ऊष्मा है वायुमंडल में वो हमारी जो पृथ्वी से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, पार्थिव, जिसे हम कहते हैं पार्थिव ऊर्जा या टेरेस्ट्रियल ऊर्जा, उससे प्राप्त होती है। और देखिए, सूर्य से जो रेज आती हैं वो शॉर्ट वेव्स के थ्रू हमें एनर्जी प्राप्त होती है, और जो पृथ्वी से हम जो एनर्जी वापस रीरेडिएट होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं, और वो हमें लॉन्ग वेव्स के थ्रू प्राप्त होती है। तो अधिकांश ऊष्मा वायुमंडल में हमें पृथ्वी से जो एनर्जी रीरेडिएट होती है उससे प्राप्त होती है। वायुमंडल सूर्य और पृथ्वी से अलग अलग रूपों में ऊष्मा ग्रहण करता है और उसका विसर्जन करता है। वायुमंडल के गर्म और शीतल होने की क्रियाएं जो हैं वो मुख्य रूप से सीधे सौर्यिक विकिरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा पृथ्वी से परिचालन, संवहन और विकिरण की विधियों से संपादित होती हैं। तो यानी जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है वायुमंडल में और इस ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र है, स्थानांतरण है, वो किन प्रक्रियाओं द्वारा संचालित हो रहा है, संपादित हो रहा है? परिचालन, संवहन और विकिरण द्वारा। अब परिचालन को हम इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं, संवहन को हम कन्वेक्शन कहते हैं और विकिरण को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। हाँ, अब देखिए, एक कंसेप्ट और आता है कि ऊष्मा और तापमान, ये दो चीज़ें हैं, हीट और टेम्परेचर, दोनों समानार्थी होते हैं। अब सामान्य लोगों के लिए कि भाई सब एक ही है, हीट और टेम्परेचर एक ही शब्द है, लेकिन अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो इनका जो सही अर्थ की अगर हम बात करें तो दोनों शब्द एक दूसरे से भिन्न हैं। ऊष्मा की हम बात करें, हीट की हम बात करें, तो हीट या ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, जबकि तापमान की जब अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो वो किसी तत्व या वस्तु की गर्माहट या शीतलता की गहनता का परिचायक है। ऊष्मा एनर्जी है, ऊर्जा है, हीट, ओके। और जब टेम्परेचर बात करते हैं कि किसी भी कोई भी वस्तु है वो कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसमें उस गर्माहट की और शीतलता की गहनता का जो परिचायक है वो क्या है? टेम्परेचर है। तो नॉर्मल अगर हम भाषा में बात करते हैं तो हम कहते हैं हीट और टेम्परेचर एक है, लेकिन अगर हम शाब्दिक रूप से इनके अर्थ की बात करें तो काफ़ी डिफरेंस इनमें होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है, जबकि तापमान किसी भी वस्तु या तत्व की गर्माहट और या शीतलता की गहनता का परिचायक है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना क्या होता है। तो मेरे हिसाब से टेम्परेचर का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर क्या है वायुमंडल में। हमें डायरेक्ट अगर हम देखें, हमें जो सोर्स है हीट का, एनर्जी का, वो अर्थ क्या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है या पार्थिव जो विकिरण है वो है।
सूर्य से हम वैसे मानते हैं प्रत्यक्ष रूप से सूर्य है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से है सूर्य के जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, हमें प्रत्यक्ष रूप से उससे कम एनर्जी प्राप्त होती है वायुमंडल को, और अधिकांश एनर्जी हमें टेरेस्ट्रियल से प्राप्त होती है। और साथ ही आपको हीट और टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान का जो अंतर है वो भी समझ आ गया होगा। ऊष्मा बेसिकली एक ऊर्जा है, जबकि तापमान किसी भी वस्तु व तत्व की शीतलता या जो हॉट हीटनेस है उसका परिचायक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वायुमंडल है ये गर्म और ठंडा किस प्रकार से होता है, यानी एटमॉस्फेयर की हीटिंग और कूलिंग जो है किस प्रकार से होती है। हाँ, देखिए, पृथ्वी के धरातलीय सतह की ये जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी के धरातलीय सतह पर प्राप्त सौर्यिक ऊर्जा का सेंसिबल ऊष्मा में रूपांतरण होता है। ठीक है, जो सौर्यिक ऊर्जा है उसे हम सेंसिबल ऊष्मा, वो हमें के रूप में रूपांतरित होती है किस पर, पृथ्वी के धरातलीय सतह पर। सेंसिबल ऊष्मा वह होती है जिसे सामान्य थर्मामीटर से नापा जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, व्हाट इज सेंसिबल एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे, दैट एनर्जी दैट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू थर्मामीटर, या जैसे थर्मामीटर से हम नाप सकते हैं। धरातलीय सतह में भंडारित इस ऊर्जा का दीर्घ तरंग के रूप में धरातलीय सतह से वायुमंडल में विकिरण द्वारा गमन होता है। धरातलीय सतह से ऊष्मा ऊर्जा के विकिरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धरातलीय विकिरणन कहते हैं, या इसे हम पार्थिव विकिरणन या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कह सकते हैं। तो आपको माइंड में इस चीज़ को ध्यान रखना है कि धरातलीय सतह से जो ऊष्मा रेडिएट होती है, जो ऊष्मा रेडिएशन की जो प्रक्रिया है उसे हम ग्राउंड रेडिएशन या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहेंगे। चाहो तो इसे हिंदी में हम धरातलीय विकिरण और पार्थिव विकिरणन भी कह सकते हैं। यहाँ पर धरातलीय विकिरण से मतलब स्थलीय और जलीय दोनों सतह के विकिरण से है, केवल मतलब केवल लैंड से ही नहीं है, जबकि जो सी पार्ट है, जो वाटर बॉडीज़ वाला पार्ट है, वहाँ से भी जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उससे है हमारा अर्थ। इससे इस धरातलीय विकिरण को वायुमंडल ग्रहण करता है और उसके एक भाग का धरातलीय सतह की ओर पुनः विकिरणन या री रेडिएशन कर देता है। अब ये जो विकिरण एनर्जी जो लॉन्ग वेव्स के थ्रू जाती है, दीर्घ ऊर्जा तरंगों के रूप में वापस रेडिएट होती है वायुमंडल में, उसके कुछ पार्ट को क्या है, वायुमंडल वापस सतह की ओर पुनः विकिरण कर देता है, जिसे हम कहते हैं री रेडिएशन कहते हैं, वो कर देता है। इस तरह वायुमंडल से धरातलीय सतह की ओर ऊष्मा के विकिरण को प्रतिलोम विकिरण या आकाशीय विकिरण कहते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ काउंटर रेडिएशन या स्काई रेडिएशन, जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम विकिरण या आकाशीय विकिरण क्या है। तो ये जो वायुमंडल को जो दीर्घ तरंगों के रूप में धरातलीय सतह से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो वायुमंडल एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें से कुछ पार्ट वायुमंडल पुनः विकिरण कर देता है धरातल की ओर। तो ये जो पुनः विकिरण की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम विकिरण या काउंटर रेडिएशन, या हम कह सकते हैं आकाशीय विकिरण या स्काई रेडिएशन। प्रतिलोम विकिरण की प्रक्रिया वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प द्वारा संपादित होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो प्रतिलोम विकिरण या आकाशीय विकिरण की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा संपादित होती है, तो हमारे जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है और जो वाटर वेपर या कह लीजिए जलवाष्प की जो मात्रा है उसके द्वारा संपादित होती है। तो ये क्लियर हो गया वायुमंडल का हीटिंग और कूलिंग जो है वो किस प्रकार हो रही है। अब देखिए, ये जो सिस्टम है हीटिंग और कूलिंग का, ये कई प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। और ये प्रक्रिया कौन कौन सी हैं। पहला तो है सौर्यिक विकिरण का प्रत्यक्ष अवशोषण, दूसरा है परिचालन, तीसरा संवहन, चौथा पार्थिव विकिरण, पांचवा संघनन और छठा है एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा। तो ये 6
प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा वायुमंडल का ये जो गर्म और ठंडे होने की प्रक्रिया है वो संचालित होती है। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष सूर्यताप से वायुमंडल का गर्म होना। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सौरिक विकिरण वाल से जो वायुमंडल जो गर्म होता है वो। देखिए, सूर्य से ऊर्जा का विकिरण हमें किस फॉर्म में होता है? शॉर्ट वेव्स के थ्रू, लघु तरंगों के रूप में होता है। यानी सूर्य से जो रेज पड़ती हैं पृथ्वी पर वो शॉर्ट वेव्स होती हैं, लघु तरंगें होती हैं। वायुमंडल में स्थित ओजोन, जलवाष्प आदि द्वारा सौरिक ऊर्जा का 14% भाग अवशोषण द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसका लगभग 7% वायुमंडल के निचले भाग में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल जाता है। इस न्यून मात्रा द्वारा तो अब आप देख सकते हैं ये जब बात करते हैं शॉर्ट वेव्स पृथ्वी पर सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है शॉर्ट वेव्स के थ्रू प्राप्त हो रही है, तो इस ऊर्जा का 14% भाग तो वायुमंडल में जो ओजोन है, जलवाष्प है, ये सब जो है वो अवशोषित कर लेती हैं, एब्जॉर्व कर लेती हैं। और इसका जो 7% भाग वायुमंडल के निचले भाग में जाता है और वो भी 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल जाता है। तो हम इस चीज़ को देखें तो देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में वायुमंडल गर्म होता है और ये जो सौरिक विकिरण है, शॉर्ट वेव्स हैं, वो वायुमंडल को गर्म करने में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। कुछ हद तक वायुमंडल गर्म होता है, वायुमंडल को ऊष्मा प्राप्त होती है इससे, लेकिन हम ये कह दें कि 100% ही हमें इन सूर्य से जो शॉर्ट वेव्स से एनर्जी जो हमें प्राप्त हो रही है उससे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा जो प्रक्रिया है वो है कंडक्शन, जिसे हम कहते हैं परिचालन। देखिए, किसी भी वस्तु में पदार्थों के अणुओं द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण और गमन को परिचालन कहा जाता है। अगर आपसे पूछें व्हाट इज़ कंडक्शन, परिचालन क्या है, तो आप ये कहेंगे किसी भी वस्तु में पदार्थों के अणुओं द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण और गमन को हम परिचालन कहते हैं। परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान की जाती है, या इसके अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है। परिचालन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का जो ट्रांसमिशन है और जो ट्रांसफ़र है, गमन और स्थानांतरण है, वो 2 रूपों में होता है। पहला, एक ही वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में, और दूसरा किसी एक वस्तु से उसके संपर्क में स्थित दूसरी वस्तु से। परिचालन की प्रक्रिया तभी प्रभावी हो सकती है जबकि 2 वस्तुओं के तापमान या एक ही वस्तु के विभिन्न भागों के तापमान में विभिन्नता हो, और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुएं या एक ही वस्तु के विभिन्न भागों का तापमान समान न हो जाए। परिचालन की प्रक्रिया में ऊष्मा का गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु में अणुओं द्वारा गमन होता है। आणविक गति, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट, द्वारा ऊष्मा के गमन एवं स्थानांतरण की दर वस्तु की ऊष्मा संचालन पर निर्भर करती है। यानी उस वस्तु में का जो ऊष्मा संचालन है वो किस प्रकार की है, वो गुड कंडक्टर है एनर्जी की कि बैड कंडक्टर है। जो वस्तु परिचालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण तीव्र गति और उच्च दर से करती है उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। लेकिन जो वस्तु ऊष्मा के स्थानांतरण में बाधा उपस्थित करती है उसे हम ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं हम। धातुएं जो हैं वो ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, जबकि हवा जो है ऊष्मा की पुअर कंडक्टर या न्यून चालक होती है। तो ये जो परिचालन की प्रक्रिया है ये संपूर्ण आपको ध्यान रखनी है कि एनर्जी, ऊष्मा अधिकांश जल्दी ट्रांसफ़र किस में होगी? उन्हीं वस्तुओं में होगी जो गुड कंडक्टर हैं ऊष्मा की,
और पुअर कंडक्टर्स हैं तो वहाँ पे ऊष्मा जल्दी से कंडक्शन के द्वारा प्राप्त नहीं होगी या समान रूप से वितरित नहीं होगी। इसी सामान्य नियम के अनुसार जब दिन में पृथ्वी की ऊपरी सतह सौर्यिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके अधिक गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क में आने वाली वायु में धरातल से ऊष्मा का गमन होने लगता है। जैसे जैसे कोई जब गर्म हो जाएगी पृथ्वी का धरातल तो उसके संपर्क में जो वायु आएगी उसमें भी ऊष्मा का ट्रांसमिशन होने लगता है और इस कारण क्या है, हवा गर्म होने लगती है। वास्तव में वायु क्या है, ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है, वो पुअर कंडक्टर है हीट की, जिस कारण धरातल से केवल कुछ फीट तक ही वायुमंडल का भाग गर्म हो पाता है। हालांकि विक्षोभ तथा पवन संचरण से वायुमंडल का कुछ अधिक भाग गर्म हो जाता है, लेकिन जनरली कुछ ही पार्ट जो है वायु द्वारा गर्म हो पाता है। वैसे वायुमंडल को ऊष्मा प्रदान करने की यह एक गौण प्रक्रिया है जो कि मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल और यानी गर्मियों में और दिन के समय प्रभावकारी होती है। ठंड की रात की हम बात करें तो ठंड की रात में विकिरण द्वारा धरातल का तापमान अधिक गिर जाता है, जिस कारण धरातलीय सतह ठंडी हो जाती है, जबकि वायुमंडल के जो भाग है वो गर्म होता है। अब संपर्क में आने वाले वायुमंडल का तापमान कम होने लगता है क्योंकि परिचालन द्वारा उसकी ऊष्मा ठंडी धरातलीय सतह में स्थानांतरित होने लगती है। इस तरह क्या है, वायुमंडल ठंडा हो जाता है। तो ये कंडक्शन का ये भी एक प्रक्रिया है जिससे वायुमंडल को ऊष्मा प्राप्त होती है और इसमें जो ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र है वो एक वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में होता है और दूसरा किसी एक वस्तु से उसके संपर्क में आने वाली दूसरी वस्तु से होता है। और अगर आपसे पूछा जाए परिचालन या कंडक्शन की प्रक्रिया क्या है तो किसी भी वस्तु में पदार्थों के अणुओं द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण और गमन को क्या कहा जाता है, परिचालन कहा जाता है। और परिचालन द्वारा किस प्रकार से वायुमंडल ठंडा और गर्म होता है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम तीसरी ओर चलते हैं, वो है पार्थिव विकिरण, जिसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी पृथ्वी से जो विकिरण होता है वो, हमारे धरातल से जो विकिरण होता है वो। देखिए, बिना किसी पदार्थीय माध्यम जैसे ठोस, तरल और गैस के एक, यानी पदार्थीय माध्यम में ये होता है या लिक्विड सॉलिड, जो कोई भी मटेरियल मीडियम ना हो, उसके बिना एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगी, आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ रेडिएशन, बिना किसी पदार्थीय माध्यम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल में होने वाले विकिरण को धरातलीय विकिरण या पार्थिव विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा ऊर्जा का प्रवाह विकिरण के दो मूलभूत नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। पहला नियम है वेन का विस्थापन नियम, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और दूसरा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन जो लॉ है वो किस पे, उसके अंतर्गत क्या है या किस पे क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप विकिरण द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को एक्सप्लेन करता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। देखिए, कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। विकिरण लघु और दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, ये भी हम जानते हैं, जो कि विकिरण करने वाली वस्तु के आकार तथा तापमान पर निर्भर करता है। जो वस्तु अपनी ओर आने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करती है तथा किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण कृष्णिका कहते हैं। पूर्ण कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, वे वस्तुएं जो अपनी ओर आने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर लेती हैं और किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती हैं, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस वस्तु का रंग काला होगा।
तो जैसे कि अब हम बर्फ़ की स्नो की बात करें तो स्नो भी ब्लैक बॉडी है, क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाली संपूर्ण विजिबल लाइट का प्रत्यावर्तन कर देती है। ठीक है, तो ये भी ब्लैक बॉडी है। तो ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है, बात को माइंड में रखना है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडीज़ वे वस्तुएं होती हैं जो अपनी ओर आने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करती हैं और किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण कर देती हैं, अवशोषण कर लेती हैं और वापस उसका विकिरण कर देती हैं। तो स्नो जो है वो भी एक ब्लैक बॉडी है, क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट का प्रत्यावर्तन करती है। संपूर्ण तरंग आदर्श कृष्णिका से निकलने वाले विकिरण की तीव्रता तथा तरंग दैर्घ्य का विकिरण निरपेक्ष तापमान पर निर्भर करता है। परफेक्ट ऑलवे ब्लैक बॉडी से जो विकिरण निकलती हैं, वेव जो तरंग वेवलेंथ है उसका विकिरण एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यह तापमान निरपेक्ष शून्य से अंकित किया जाता है और ये निरपेक्ष शून्य जो है वो उसका मात्रा केल्विन में ही होती है। इस संबंध में आदर्श कृष्णिका का विकिरण स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अनुसार कार्य करता है। इस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अनुसार कृष्णिका से विकिरण का अभिवाह उसके निरपेक्ष तापमान की चौथी शक्ति के प्रत्यक्ष समानुपातिक होता है। यानी द फ्लक्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है, यह आपको ध्यान रखना है। यह ऊर्जा ऊष्मा में बदल दी जाती है। ऊष्मा प्राप्त करने के बाद पृथ्वी की सतह गर्म होकर विकिरण करना प्रारंभ करती है। सौरिक विकिरण के लिए वायुमंडल बड़े पैमाने पर पारदर्शक होता है, क्योंकि वायुमंडल का जो सौरिक ऊर्जा का केवल 14% भाग ही ग्रहण करता है। लेकिन पार्थिव, तो अब आपको ध्यान रखना है, सौरिक विकिरण के लिए वायुमंडल पारदर्शी होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं पृथ्वी के विकिरण की यानी पार्थिव विकिरण की, तो पार्थिव विकिरण के लिए वायुमंडल एक कंबल का काम करता है, ब्लैंकेट का काम करता है। यानी पूरी तरह से वो वापस उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वापस रीजेनरेट कर देता है, पुनः विकिरण कर देता है उसका। पृथ्वी अपना विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में करती है, यह आपको ध्यान रखना है। सूर्य अपना विकिरण शॉर्ट वेव्स लघु तरंगों के रूप में करता है, जबकि पृथ्वी अपना जो विकिरण है लॉन्ग वेव्स के रूप में यानी दीर्घ तरंगों के रूप में करती है, जिसका अधिकांश भाग लगभग 90% भाग वायुमंडल में स्थित जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैसें जो हैं वो ग्रहण कर लेती हैं, जिससे वायुमंडल का अधिकांश भाग क्या गर्म होता रहता है। क्योंकि 90% जो पार्ट है पृथ्वी की लॉन्ग वेव्स द्वारा जो री एडिट कर रही है एनर्जी पृथ्वी वापस कर रही है, तो उसका जो अवशोषण है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ओजोन गैस है और जलवाष्प है वो ग्रहण कर लेती है, और इससे क्या है वायुमंडल का अधिकांश भाग गर्म होता है। इस तरह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी, बहिर्गामी पार्थिव विकिरण का उतना ही अधिक अवशोषण होगा। यानी जितनी ज़्यादा अमाउंट मौजूद होगी CO2 की और वाटर वेपर की वायुमंडल में, उतनी ही ज़्यादा ये जो पार्थिव विकिरण का अवशोषण अधिक होगा और उतनी ही ज़्यादा गर्माहट किस में होगी, वायुमंडल में होगी। देखिए अब एग्जाम्पल हम रेगिस्तान का लेते हैं, सपोज करो तो रेगिस्तानी भागों में वायुमंडल जलवाष्प की निहायत कमी के कारण, वहाँ पे रेगिस्तानी भागों में जलवाष्प नहीं होता, ड्राई एयर होती है, तो जलवाष्प की कमी के कारण क्या होता है, रात के समय तापमान अधिक नीचा हो जाता है, क्योंकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा आसानी से शून्य में चली जाती है कि कोई एब्जॉर्ब करने वाली कोई एनर्जी वहाँ पे नहीं होती। इसलिए जो पार्थिव विकिरण है वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी पृथ्वी पार्थिव विकिरण द्वारा वापस भेज देती है, चली जाती है, और इसी कारण वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो रातों के समय में 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। इस तरह वायुमंडल का प्रभावी खिड़की कांच के प्रभाव जो है हम
खिड़की के कांच के समान होता है, जो सौरिक विकिरण की लघु तरंगों को प्रविष्ट तो होने देता है, यानी अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन पार्थिव विकिरण की दीर्घ तरंगों को बाहर जाने से ये रोकता है। इस कारण वायुमंडल धरातल के तापमान को ऊंचा बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। और वायुमंडल के इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव में भी यही होता है, इसमें हम शॉर्ट वेव्स डायरेक्टली आ तो जाती हैं, लेकिन जो एनर्जी वापस रीरेडिएट हो रही है वो उसको रीरेडिएट होने से रोकता है, और इस कारण वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, और इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। विकिरण की विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है, कंडक्शन में होती है, सब में होती है, लेकिन विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विदाउट एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस मीडियम, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प तथा गैसें पार्थिव विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करके अपने ऊपर तथा नीचे दोनों ओर दीर्घ तरंग के रूप में विकिरण करती हैं। इस प्रक्रिया के कारण विकिरण की तरंगों में इतनी जटिलता आ जाती है कि पृथ्वी की ऊष्मा के नष्ट होने की गति बहुत कम, धीमी हो जाती है, क्योंकि जलवाष्प जो कि प्रवेशी तथा बहिर्गामी दोनों प्रकार के सौर्यिक तथा पार्थिव विकिरण का अधिक अवशोषण करती है, किंतु वायुमंडल के निचले भाग में ही केंद्रित होती है। अतः ऊंचाई के साथ साथ प्रवेशी और बहिर्गामी दोनों विकिरण बढ़ता जाता है, और इसी कारण से उच्च पर्वत माउंटेनियस एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ को पृथ्वी की विकिरण खिड़की रेडिएशन विंडो कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि पृथ्वी से विकिरण एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन सौरिक विकिरण से ऊष्मा सदैव प्राप्त नहीं होती है। स्पेशली नाइट्स में हमें सूरज से प्राप्त नहीं होती है, वो हमें टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण से प्राप्त होती है। दिन के लगभग 12 बजे तक धरातल पर प्राप्त ऊष्मा पृथ्वी से विकिरण द्वारा नष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, जिस कारण लगातार ऊष्मा के संचयन से दिन के 2 बजे से 4 बजे तक धरातलीय तापमान बढ़ता रहता है। रात में सौरिक विकिरण से प्राप्त होने वाली ऊष्मा समाप्त हो जाती है, लेकिन पृथ्वी के विकिरण द्वारा ऊष्मा के सतत नष्ट होने से धरातल ठंडा होने लगता है, जिस कारण वायु का तापमान भी गिरने लगता है। तो ये एक प्रक्रिया है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की, किस प्रकार जो पार्थिव विकिरण है वो धरातल को ठंडा और गर्म होने में मदद करता है। अब चौथा जो प्रक्रिया है वो है संवहन की, कन्वेक्शन की। पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। कन्वेक्शन क्या है? पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया। संवहन की प्रक्रिया केवल तरल पदार्थों या गैसों में ही प्रवाही होती है, यह आपको माइंड में रखना है। सौरिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद धरातल गर्म होने लगता है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, क्योंकि वो लाइट हो जाती है और फैलकर हल्की भी हो जाती है। ये इसके विपरीत ऊपर स्थित वायु अपेक्षाकृत ठंडी होने के कारण भारी होने से नीचे उतरती है, जिस कारण नीचे उतरने से सिकुड़कर भारी होने से तथा धरातलीय तापमान से गर्म होती है ये। अच्छा, जब ये जो भारी वायु नीचे आएगी, धरातलीय तापमान से गर्म होगी, तो फिर क्या होगी? गर्म होकर ये पुनः हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। इस तरह वायुमंडल में संवहन तरंगों की का आविर्भाव कह दीजिए, या संवहन तरंगें पैदा होती हैं, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहने से वायुमंडल ऊंचाई तक गर्म होता है। इसी तरह से धरातल का क्षैतिज संवहन तरंगों का भी आविर्भाव होता है। इसके अलावा वायुमंडल कुछ अन्य गौण विधियों से भी गर्म होता है। सौरिक तथा पार्थिव ऊर्जा का कुछ भाग वाष्पीकरण तथा संघनन के रूप में लगा रहता है।
इस तरह संघनन की गुप्त ऊष्मा द्वारा भी वायुमंडल गर्म रहता है। तो ये आपको कन्वेक्शन की जब हम बात करते हैं तो देखिए, कन्वेक्शन पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रक्रिया है। संवहन की प्रक्रिया केवल तरल पदार्थों या गैसों में ही प्रभावी होती है, यह आपको ध्यान रखना है। सौरिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद जो धरातल की हवा है वो गर्म होने लगती है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली जो वायु है वो भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और फैलकर हल्की हो जाती है। और इसके विपरीत हम देखें तो जो ऊपर स्थित वायु है वो ठंडी होती है अपेक्षाकृत, इस कारण वो भारी होकर नीचे बैठ जाती है। फिर जैसे ही ये नीचे ठंडी वायु आती है तो फिर पुनः धरातल के संपर्क में आने के बाद फिर ये गर्म होती है, गर्म होकर पुनः ये हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, और इस कन्वेक्शन की प्रक्रिया से क्या है, धरातल जो है वो गर्म और ठंडा होता रहता है, गर्म रहता है। अब पांचवा जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है, हीट एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो होता है एडियाबैटिक विधि द्वारा। एडियाबैटिक विधि द्वारा भी वायुमंडल गर्म और ठंडा होता है। देखिए, एडियाबैटिक क्रियाविधि से वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना वायु के ऊपर उठने तथा नीचे बैठने से होता है। तापमान के लंबवत वितरण की यह सामान्य प्रवृत्ति है कि ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की सामान्य दर को हम सामान्य तापपतन दर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रेट रेट। आपसे पूछा जाए सामान्य तापपतन दर कितनी होती है तो आप कहेंगे सामान्य तापपतन दर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। एक निश्चित आयतन और तापमान वाली हवा ऊपर उठने पर वायु दाब में कमी आने के कारण फैलती है, और इस कारण उसका फैलने पर वो ठंडी होती है। अगर इसके विपरीत हम देखें तो इसके विपरीत नीचे उतरती निश्चित आयतन और तापमान वाली हवा सिकुड़ती है, अतः उसका आयतन क्या होता है, कम हो जाता है, लेकिन इसका तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? जैसे ही हवा नीचे आएगी तो फिर पुनः वो धरातल के संपर्क में आती है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो उसका तापमान बढ़ जाता है। उपयुक्त विवरण से अगर हम देखें इससे स्पष्ट है कि वायु के तापमान में उसके ऊपर उठने या नीचे बैठने के कारण, परंतु बिना किसी अतिरिक्त ऊष्मा के आने या जाने से परिवर्तन होता है। वायु के तापमान में उसके फैलने या संकुचन से होने वाले परिवर्तन को तापमान का एडियाबैटिक परिवर्तन कहते हैं। अभी आपको पूछा जाए एडियाबैटिक परिवर्तन क्या है, तो वायु के तापमान में उसके फैलने या सिकुड़ने से होने वाले परिवर्तन को तापमान का एडियाबैटिक परिवर्तन कहते हैं। तापमान का एडियाबैटिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला शुष्क एडियाबैटिक परिवर्तन, ड्राई एडियाबैटिक चेंज, और दूसरा है आर्द्र एडियाबैटिक परिवर्तन, वेट एडियाबैटिक चेंज। ऊपर उठती जो असंपृक्त हवा है उसका तापमान प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है। ये जो जब एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज की हम बात करें, देखिए नॉर्मल टेम्परेचर चेंज लेप्स रेट जो थी वो तो क्या थी, 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज की हम बात करें तो 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है। और इसी प्रकार जो नीचे बैठती हुई हवा है उसका तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। तापमान में इस तरह से होने वाले परिवर्तन को शुष्क एडियाबैटिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन है तापमान का, ये क्या कहलाता है, शुष्क एडियाबैटिक, ड्राई एडियाबैटिक चेंज कहते हैं। तो आपको अगर अब ये क्लियर हो गया, नॉर्मल एब्सोल्यूट टेम्परेचर की प्रति 1000 जो मीटर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर हम एडियाबैटिक लेप्स रेट देखें तो प्रति 1000 मीटर 10 डिग्री सेल्सियस होती है।
अब देखिए, जब हम बात करते हैं संघनन की, ओके, संघनन के बाद हवा के ऊपर उठने पर उसके तापमान में कमी की दर हमें सबको पता है। और इसे वो है 1/1000 मीटर 6 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहेंगे। ये क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा जो है वायु में मिल जाती है। तापमान में इस तरह के परिवर्तन को आर्द्र एडियाबैटिक परिवर्तन कहते हैं। इसे प्रतिबंधित एडियाबैटिक दर भी कहा जाता है। तो अगर अब आपको क्लियर हो गया, जब हम वेट एडियाबैटिक रेट की बात करें तो प्रति 1000 मीटर 6 डिग्री सेल्सियस की दर से कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा वायु में मिल जाती है। और तापमान में ये जो परिवर्तन है इसे हम क्या कहेंगे, वेट एडियाबैटिक परिवर्तन कहते हैं, और जिसे हम इसे रिटार्डेड एडियाबैटिक रेट भी कहते हैं। तो आपको शुष्क एडियाबैटिक रेट प्रति 1000 मीटर 10 डिग्री सेल्सियस है, वेट एडियाबैटिक रेट प्रति 1000 मीटर 6 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर की जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो प्रति 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इस प्रकार से इन सब प्रक्रियाओं द्वारा जो हमारा वायुमंडल है वो गर्म और ठंडा होता रहता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जो एटमॉस्फेयर की हीटिंग और कूलिंग की जो प्रक्रिया है वो समझ आ गई होगी। जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अपन ने डिस्कस किए हैं वो सब आपको ध्यान रखने हैं। काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं और आप लोग इसके नोट्स भी बना लीजिए।